लैंड जिहाद को लेकर के सीएम धामी ने ट्वीट किया है, देवभूमि में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा सीएम धामी ने कहा। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद को लेकर के ये सख्त निर्देश, उन्होंने कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हम संकल्पित हैं। तो अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा, ऐसा सीएम ने कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। लैंड जिहाद को लेकर के उन्होंने सख्ती बरती है और कहा है कि मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हम संकल्पित हैं। लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए तमाम जानकारियां दी हैं और कहा है कि देवभूमि में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां ऋषिकेश सड़क दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार के परिवार से मिलने पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूकेडी के त्रिवेंद्र पंवार राज्य आंदोलनकारी के रूप में राज्य निर्माण में अहम भूमिका रही है। उनके निधन से उत्तराखंड के लिए एक बड़ी क्षति है। सीएम धामी ने परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं हादसे की न्यायिक जांच की भी बात कही गई। क्षति है और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को सभी को इस जो असमय कष्ट आया है। उत्तराखंड में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कार्रवाई के डर से राज्य के बाहर के लोगों द्वारा अपनी जमीनें स्थानीय निवासियों को बेचे जाने की सूचनाओं के बीच राज्य सरकार ने चेतावनियां दी कि जमीन बेचने के बाद भी नियम का उल्लंघन करने वाले दंड से बच नहीं पाएंगे। प्रदेश के अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने यहां बताया कि राज्य में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जिला प्रशासन स्तर से लगातार कार्रवाई जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्रवाई के बीच ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि राज्य के बाहर के जिन लोगों ने पूर्व में भू कानून का उल्लंघन कर जमीनें खरीदी हैं, वे अब इन भूमि को राज्य के लोगों को ही बेच रहे हैं। श्रीवास्तव ने यह साफ किया कि अगर राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति ने भू कानून का उल्लंघन कर राज्य में जमीन खरीदी है तो भू कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा बाद में जमीन राज्य के निवासियों को बेच दी जाती है तो भी राज्य के बाहर का व्यक्ति भू कानून का उल्लंघन करने के मामलों में कार्रवाई से बच नहीं सकता। ऐसे उल्लंघन पर कार्रवाई तय है। उन्होंने स्थानीय जनता से भी ऐसे लोगों से किसी भी तरह से जमीन का सौदा न करने की अपील की है ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान न हो। उत्तराखंड समेत तमाम पर्वतीय राज्यों में आपदा जैसी स्थितियां बनती रहती हैं। आपदा के दौरान राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी भरपाई के लिए राज्य सरकारें भारत सरकार से राहत पैकेज की भी मांग करती रही हैं और इसे देखते हुए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक की गई। बैठक उत्तराखंड राज्य के लिए समिति ने 139 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता समाप्त हो गई है और इस प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन के 9 राज्यों से कुल 90 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की टीम चौथे स्थान पर रही। प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता चारों टीमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस मौके पर हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट कर्मेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने सभी विजयी टीमों को बधाइयां दी और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए भविष्य में और अधिक सफलता की शुभकामनाएं दी। जोन के विश्वविद्यालयों का वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हो रही है और इसमें 90 विश्वविद्यालयों से आए हुए हैं यहाँ पे खिलाड़ी। जनपद हरिद्वार में उत्तराखंड में होते रहना चाहिए, इससे बच्चों के अंदर उत्साह आता है और लोग इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि अधिक से अधिक लोग खेलों में भाग लें।
और युवाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को दिखाने का, अपनी क्षमता को विकसित करने का। तो ऐसे कार्यक्रम निश्चित तौर पर महामंडलेश्वर पायलट बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य ब्रह्मानंद गिरी ने पायलट बाबा आश्रम के संतों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पायलट बाबा के इलाज में लापरवाही बरती गई और उपचार के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी भी की गई है। इसके साथ ही आश्रम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर खुर्द-बुर्द करने के भी आरोप लगाए गए हैं। शिष्य द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक ब्रह्मानंद गिरी महाराज की ओर से एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया गया था, जिसमें पायलट बाबा आश्रम में हुई अनियमितताओं के संबंध में एवं पायलट बाबा जी की मृत्यु के संबंध में बरती गई लापरवाही के संबंध में उनके द्वारा एक जांच करने और इसमें अभियोग पंजीकृत करने की मुझे एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी क्योंकि मामला बड़ी गंभीर प्रवृत्ति का है और साथ में काफ़ी बड़े पायलट बाबा जी के से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ मामला भी है, इसलिए संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए एसपी सिटी की अध्यक्षता में एक एसआईटी मेरे द्वारा गठित की गई है, जो इनके द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों की जांच भी करेंगे और उसमें अगर इस प्रकार की कोई अनियमितता बरती गई है तो उसको प्रकाश में भी लाएंगे। उसमें जो भी चीज़ आगे इस जांच के उपरांत निकलेगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई। हल्द्वानी नगर निगम ने सार्वजनिक उपयोग के लिए अब शहर में नजूल भूमि पर कब्जा लेकर होर्डिंग बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। मुख्य नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने हल्द्वानी शहर में पंचक्की चौराहे के पास सरकारी भूमि पर कब्जा लेते हुए उसमें नगर निगम के स्वामित्व के होर्डिंग बोर्ड लगाए हैं। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि शहर में सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और सरकारी उपक्रमों के लिए काफी भूमि की आवश्यकता है, इसीलिए नगर निगम द्वारा ऐसी भूमि चिन्हित की जा रही है जो सरकार और जिस पर किसी व्यक्ति का कोई आवेदन नहीं है। उन सभी भूमि को नगर निगम द्वारा अपने स्वामित्व में लेकर उसे सरकारी कार्य में प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसके तहत ये कार्रवाई शुरू की गई है। सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीनों की आवश्यकता है, जैसे कूड़ा घर बनाना है, ट्रांसफर स्टेशन बनाना, एमआरएफ सेंटर बनाना, इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र बनाना, पार्किंग बनाना। इसके लिए जमीनों का विश्लेषण किया गया। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र अंतर्गत जो भी ज़मीनें थी और जो भी ज़मीनें भी सरकारी ज़मीनें हैं जिन पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके का कोई आवेदन नहीं किया गया है, उसकी एक लिस्ट बना करके ज़मीनों को व्यापक जनहित में आम जनमानस के उपयोग के लिए बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर के लिए इन ज़मीनों को नगर निगम अपने आधिपत्य में ले रहा है। अभी तक 2 ज़मीनों पर इस तरीके की कार्रवाई की गई है और बाद में यदि किसी का कोई पक्ष उसमें आता है तो उसको पक्ष को भी सुना जा रहा है। तो जो भी प्रक्रिया है वो नियमानुसार की जा रही है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि हम आम जनमानस को कानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह आज खनन माफियाओं के ओवरलोड डंपर को लेकर काफी आक्रामक नजर आई हैं। हाल ही में गाली गलौज और धमकी भराई को ऑडियो वायरल होने के बाद अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रणव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही अवैध खनन और ओवरलोडिंग डंपर बंद न हुए तो वो अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रणव सिंह ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि उनके क्षेत्र में काफी समय से अवैध खनन के बड़े बड़े डंपर अवैध खनन में चल रहे हैं, जिन पर पुलिस प्रशासन का कोई भी लगाम नहीं है। आए दिन हादसा होना आम बात हो चुकी है। खनन माफियाओं के डंपर उनके वाहन को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें उनका वाहन बाल बाल बचा है। इसी को लेकर उन्होंने वाहन स्वामी को चेतावनी भी दी। प्रणव ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि वो अपने क्षेत्र में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, 4 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में किसान की मौत के मामले में प्रदेश के डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव तक को अवगत कराया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कभी नहीं की, चाहे विधायक थे नहीं थे, लेकिन चिंता मुझे अपनी जनता की है। हमारे क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से ये खनन की काली कमाई के जो बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, डंपर हो, ट्रेलर्स हो, ट्रॉले हों, और बेइंतहा स्पीड पे चलते हैं, बेखौफ होकर के गुंडागर्दी कर रखी है। हद हो गई। पहले तो मेरी गाड़ी को साइड मारी, उस दिन तो 2 ही थप्पड़ लगा के छोड़ दिया उसको, ड्राइवर को। मैंने कहा आगे के लिए सही रहेंगे। उसके 3 दिन बाद डंपर भरा हुआ पूरा 300 क्विंटल का और हमारी स्कॉर्पियो में टक्कर मारता। उसमें दोनों पुलिस के गनर मेरे पर्सनल सिक्योरिटी के 2 लोग और क्षेत्र के थे 2 लोग और एक ड्राइवर। वो सब बेचारे मर जाते, गाड़ी पलट जाती। हम रुके,
एक डंपर सोलानी वाले ढलान पे ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा सामने से बैक हो रहा था। मैंने उसे उतारा, मैंने कहा भाई क्या तरीका है, गाड़ी में हॉर्न भी बजते हैं, तेज़ हॉर्न लगा रखे हैं, 6-6 हॉर्न लगे हैं गाड़ी में। आम आदमी को तो तुम रौंद दोगे, मार दोगे, जब हमारी गाड़ियों को रोक रहे, 2-2 3-3 गाड़ी चलती है मेरे साथ, हंसने लगा वो, अजी क्या हो गया क्या होगा। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अच्छा अपने मालिक से बात करा। हल्द्वानी में परिवहन विभाग ने टीम 19 बनाकर शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों को आरटीओ कार्यालय लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन परिवहन विभाग की ये कार्रवाई लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। वाहन चालकों और लोगों ने परिवहन विभाग द्वारा की कार्रवाई के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए हैं। कई चालक बोले कि उन्हें घर से बाहर निकलते ही वाहन जब्त कर लिया, तो कई चालकों ने कहा कि उनकी खाली गाड़ी थी, उसके बावजूद उन्हें जबरदस्ती आरटीओ लाकर चालान काट दिया गया। वहीं कई गाड़ियों में बैठे यात्री और राहगीरों को भी फजीहत का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों ने आरटीओ प्रशासन पर दबंगई और उत्पीड़न करने के सीधे आरोप लगाए। वहीं आरटीओ संदीप सैनी का कहना है कि परिवहन विभाग नियमों के और अनावश्यक पार्किंग के खिलाफ टीम 19 बनाकर अलग अलग इलाकों में भेजी गई, जिसमें 50 से अधिक वाहनों को उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यातायात नियमों का पालन न करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। हमारी जो है आज हमने स्पेशल अभियान चलाया था, जिसमें हमारी 19 टीम्स लगी हैं पूरे संभाग की, और बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास, पेट्रोल पंप के बाहर, मेन रोड पे अगर खड़ी करके गाड़ियां अगर चलाएंगे वहाँ से, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले भी बता दिया था, और कुछ गाड़ियों के कागज़ भी ख़त्म हैं, इसलिए उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की गई है और ये आगे भी जारी रहेगी। और अभी इसके बाद ऑटो पे भी कार्रवाई की जाएगी, जिनका सत्यापन हो चुका है, डेट ख़त्म हो चुकी है, फिर उसके बाद ऑटो पे भी सीज की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 50 से 60 गाड़ियां हैं जिनके खिलाफ हमने अभी सुबह हमारी टीम्स ने कार्रवाई करी है। और अगर कोई न्यूसेंस करेगा रोड पे, अगर कोई भी गाड़ी, टैक्सी हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, रोड पे किसी का न्यूज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारी एनफोर्समेंट की टीम आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। किया जा रहा है सर। मैं तो अभी सुबह मैं स्टाफ में चलता हूँ, रोज़ अपने ये टीचर लोगों को ही ले जाता हूँ, ड्यूटी जो करते हैं उनको सुबह ले जाता हूँ, शाम को लाता हूँ। और मैं अभी वहाँ पे सवारी भर रहा था तिकोनिया में, एक मैडम का इंतजार कर रहा था, मतलब साइड में लगा रखी थी गाड़ी, और मेरे को पकड़ के ले आया है यहाँ पे, और मैडम लोगों को कहा, उनसे कहा दूसरी गाड़ी में जाओ आप। मैं घर से निकला था, मुझे कुसुमखेड़ा में रहता हूँ, मैं कुसुमखेड़ा से 100 मीटर आगे जाके हाथ दिया गया, मुझसे बोला गाड़ी में बैठो, गाड़ी मेरी यहाँ आरटीओ ऑफिस में बंद है, और बोले तुम्हारी गाड़ी सीज हो गई। मैंने सर बता दो दीजिए क्या है, वो बोले वहाँ पता चल जाएगा तुम्हें। मैं गया, मैं पूछा सर क्या, किसी ने कुछ नहीं बताया अभी तक क्या है। मैं भी पता नहीं चला, मैं घर से ही निकल रहा था, जब यहाँ कुसुमखेड़ा चौराहे पर आया, हाथ दिया गया, हाथ ठीक है, आरटीओ साहब ने हाथ दिया, हमने रोक दी थी गाड़ी वहाँ पर, और मैं ये पदमपुरी मेडिकल वाले हैं वो स्टाफ उसको ले जा रहा था, मतलब कोई सवारियाँ नहीं थी। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन में 22वीं अंतर जनपदीय पुलिस प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी जन्मेजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी ने इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसमें 13 जनपदों की कुल 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों के कौशल में वृद्धि करना और उनकी जांच पड़ताल की क्षमताओं को निखारना है। पुलिस विभाग का ये प्रयास है कि इस प्रतियोगिता के जरिए पुलिसकर्मियों को आधुनिक तकनीक और प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाए, जिससे वे अपनी कार्यक्षमता को और बेहतर बना सके। उद्घाटन के दौरान प्रतिभागियों और अधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला है। किया गया है, ये प्रतियोगिता पूरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, पुलिसिंग से रिलेटेड है कि किस तरीके से साक्ष्य कलेक्ट किए जाने चाहिए, किस तरीके से फोटोग्राफी की जानी चाहिए, किस तरीके से एरिया को सिक्योर किया जाना चाहिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा कई बार क्योंकि पुलिस पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें वीआईपी ड्यूटीज़ होती है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें एंटी सेबोटाज चेकिंग की जाती है, डॉग स्क्वाड का यूज़ किया जाता है, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट कैसे उनका यूज़ किया जाना चाहिए, इसके लिए ये कॉम्पिटिशन हर साल करवाया जाता है। यही नहीं, ये नेशनल लेवल में भी इसका कॉम्पिटिशन होता है। चलिए आपको सीधा प्रयागराज लिए चलते हैं, जहाँ पर द्वितीय कुंभ कॉन्क्लेव का समापन हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव। अतिथिगण, सभी आए हुए महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं इंडिया थिंक काउंसिल में पधारे आप सभी विद्वजनों, संत महात्माओं एवं भारत की सनातन परंपरा के आप सभी संभावकों का प्रयागराज की इस पुण्य भूमि में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे माँ गंगा
माँ यमुना और माँ सरस्वती के संगम की इस पुण्य धरा पर आयोजित कुंभ कॉन्क्लेव में आप सबके साथ जुड़ने का, विचार साझा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है। मैं इस अद्वितीय आयोजन के लिए इंडिया थिंक काउंसिल की हृदय से बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, त्रिवेणी की ये भूमि न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली है, बल्कि हमारी सनातन और आध्यात्मिक परंपराओं का भी संगम है। यहाँ होने वाला ये धार्मिक स्नान या पाप केवल एक पाप मुक्ति का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी सनातन परंपरा है जो व्यक्ति को आत्मिक, वैचारिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति मात्र एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जिसमें प्रत्येक प्राणी के कल्याण की भावना निहित है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की जिस भावना पर आधारित है, उसमें समस्त विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। कुंभ का आयोजन भी हमारी इसी विचारधारा का प्रतीक है, जहां देश विदेश से लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी लगाकर आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। कुंभ मेले के माध्यम से हम इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल संजोते हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों तक भी पहुंचाते हैं। आज कुंभ का आयोजन सनातन संस्कृति के एक वैश्विक मंच के रूप में स्थापित हो गया है। कुंभ के आयोजन में विश्व भर से लोग भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने आते हैं। इससे न केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, बल्कि आर्थिकी को भी बढ़ावा मिलता है। भाइयों बहनों, आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी के मूल मंत्र के साथ एक नया इकोसिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करना हो, महाकाल लोक का विकास हो, योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना हो, या कुंभ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिलवाना हो, या देवभूमि उत्तराखंड में बाबा केदार का भव्य और दिव्य नवनिर्माण हो, या भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, ये सारे के सारे काम भारत की संस्कृति को सशक्त बनाने के साथ साथ संस्कृति की पहचान को वैश्विक मंच पर और भी अधिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एक समय था जब तुष्टीकरण के कारण हमारे देश के तो प्रयागराज में तृतीय कुंभ सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करें। अतिथिगणों को उन्होंने इस दौरान संबोधित किया।